Welcome to the journey of CMA Intermediate। और आज हम अपना पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, फाइनली कॉस्टिंग। सेक्शन CMA जून ऑब्लिक दिसंबर 2024। अच्छा भाई, हम ये यूज नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन। आपने जो भी फाउंडेशन में कॉस्टिंग अभी तक पढ़ी है वो आज पूरी रिकॉल हो जाएगी। आज का जो हमारे क्लास इंट्रोडक्शन, अच्छा उससे ये टॉपिक वाइज शुरू करने से पहले ये आप कुछ क्या सोचते हो कि 100 का क्या प्लानिंग होगा? कोई तो लाता हो तो क्या प्लानिंग करता होगा, वो क्या सोचता होगा? ऐसा तो है नहीं कि वो कोई अलग पार लेकर आया है दुनिया में। बहुत सिंपल है प्लानिंग करना, बस उस पर अमल करना डिफिकल्ट रहता है। अगर वो आपने मेरे साथ करा तो अपने बच्चों के 90+ आए हैं, और ऐसे ही एवरेज बच्चों के आए हैं। आप ये सोचो मैडम, हम तो 40-50 से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, यहाँ पर से वही प्रॉब्लम हो रही है। सोचना तो पड़ेगा। तो क्या सिंपल सी अपन बिफोर वी स्टार्ट ऑफिशियली विद द सब्जेक्ट, एक मुझे बात बताओ, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 100 में से 100 कैसे लाया जा सकता है? तुम्हारे अभी तक के तुमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड से लेकर 12th निकाला, फिर फाउंडेशन का एग्जाम निकाला, तो इतने एग्जाम देके क्या समझ में आया? जो भी नंबर मिले क्या समझ में आया? एक्सेलेंट। पहली बात, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस आता है उस टॉपिक को लेकर। फिर रिवीजन कितनी बार आपको लगता है जरूरी है? मैंने तो नॉर्मली एक बार ही किया है, फाउंडेशन में भी एक ही बार हुआ होगा, तो उससे ज्यादा बार तो एक बार में क्योंकि एवरेज भी रहते हैं। एक्सेलेंट आशीष। सबसे पहली बात होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद टीचर क्वेश्चन कराता है, हम क्वेश्चन करते हैं, और मान लो आज एक चैप्टर चालू हुआ है और एग्जाम 6 महीने बाद है, वही प्रॉब्लम आ जाती है कि उस टाइम तो आपको बन रहा था। अब वो चीज क्या होता है, अगर हम फ्रिक्वेंट इंटरवल पर रिविजन ना करें तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बट उतना एक्सपर्टाइज लेवल पर नहीं लिख पाते हैं। बी इट अ थ्योरी सब्जेक्ट और द प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। वो ना हो, उसका सेकंड बेस्ट आपने जो सॉल्यूशन बोला, रिविजन। एक बार रिविजन करोगे तो मान लो 100 में से आपके कोई एग्जाम आपने दिया फाउंडेशन, आपने एक बार रिविजन करा तो आपके 100 में से मान लो 70% है। बहुत ही क्लियर बात है कि अगर 2 से 3 बार रिविजन होता तो 90% पे चले जाते, क्योंकि सिंपल है। कोई भी एग्जाम हो, भले वो फर्स्ट क्लास का हो या CM इंटरमीडिएट का हो, जितनी बार अपने सिलेबस को गो थ्रू करोगे उतनी बार वो आपको रटता चला जाएगा समझने के साथ। और जो बच्चा वहां पर एग्जाम हॉल में बैठा है, जो टॉप कर रहा है, और आप जो पास हो रहे हो सर, उसमें अंतर सिर्फ इसी बात का है कि उसको उस 3 घंटे में सिर्फ रटा हुआ लिखना था, और आपको वहां क्या हो रहा था, क्योंकि रिविजन कम था तो आपको सोचना पड़ रही थी, और फिर सोच के आप अपना कॉपी में आंसर उतार रहे थे। ठीक, तो एक बात क्लियर है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो या क्वेश्चन हो और रिवीजन। अब आप मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम फिर ऐसा है, दुनिया के सभी बच्चों के पास तो एक ही किताब है, सब क्यों नहीं टॉप कर लेते? क्या वो सबका मेंटोर है? क्या वो सबके अंदर जज्बा एक है?
जज्बा अपना इंडिविजुअल होता है, हो सकता है सारिका तुम में जो जज्बा है वो अलग है और आशीष जो तुम में जज्बा है वो अलग है। वो इंटरनल चीज है, वो दिखती नहीं। आप किसी की कॉपी देख सकते हो, किसी ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया वो देख सकते हो, उसका इंटरनल जज्बा कैसे देखोगे? ऐसे जज्बे के एग्जाम्पल है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, सेंटर पहुंचते पहुंचते बुरी तरह पैर डैमेज हो गया और बंदे को बोल रहे हैं कि भैया मत दे पेपर, घर वाले बोल रहे हैं, और बंदा क्या फाइट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा करना है फर्स्ट एड कर दो मैं पेपर दूँ। इसको क्या बोलोगे आप? व्हाट इज मेकिंग दैट पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर? जज्बा। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कभी भी है ना नेगेटिव नहीं देखोगे आसपास। जैसे सबसे मैं आपको ऐसा मत बोला कि मैडम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है पहले ही देना, अदरवाइज मत लेना। मेरे यहाँ से जितने बच्चों ने टॉप किया और जो बच्चे नहीं सक्सीड हो पाए, उनमें एक सोच का बहुत अंतर था। जो टॉप करा उसने कोचिंग की हमेशा पॉजिटिव बातें देखी कि ये करा ये करा ये करा, कोचिंग वाला ये करा। और जिन्होंने फेल हुए वो हमेशा बोले कोचिंग पे ये नहीं हुआ था, कोचिंग पे वो नहीं हुआ था, इसीलिए हम फेल हो गए। तो जब आप नेगेटिविटी से अपने आप को अंदर डाल लेते हैं तो आपको हर चीज में गलत दिखता है। आप अपने ऊपर काम करने की जगह ब्लेम गेम खेलने लग जाते हो, क्योंकि इन्होंने ऐसा करा ना इसीलिए मैं फेल हो गया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी एग्जाम टाइम पे इसलिए मैं फेल हो गया। ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना पड़े हमें लाइफ में, क्योंकि पास होने वालों के पास ऐसे भी हैं, पास होने वाले बच्चे जिनके 5-7 दिन पहले ही पेरेंट्स ही गुजर गए। अपनी क्लास में है एक ऐसा बच्चा, 10 दिन पहले उसके फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद ही अपीयर्ड फॉर द एग्जाम एंड ही क्लियर्ड द एग्जाम। उसके पास क्या एक्सक्यूज नहीं था फेल होने का? तो डोंट मेक इट एनी एक्सक्यूज। और एक्सक्यूज कब आता है? जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। जब आप कॉन्फिडेंट होना तो आप सिर्फ पॉजिटिव देखते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कभी भी ऐसा नहीं, मेरी कोचिंग की दुनिया में कभी कोई कोचिंग खराब नहीं होती, ये मान के चलो, भले नेहा मांग की हो या किसी की हो। कोचिंग कोई भी खोल के बैठा है उसका एक उद्देश्य होता है कि मेरे को भैया पढ़ाना है, फीस ले रहे हैं, एक सेटअप है, पढ़ाना है। कोई कम अच्छा होता है, कोई ज्यादा अच्छा होता है, बट तो ये बेसिक मैंने बातें बताई कि पास होने वाले के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता और फेल होने के वाले के पास ढेरों एक्सक्यूज होते हैं। तो अपने को एक्सक्यूज अगर अपनी लाइफ में बनाना चालू कर दिए तो समझ जाना हम फेल होने वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। सब बढ़िया होते हैं, एवरी पर्सन इज गुड, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओ अपनी लाइफ में, ठीक? चलो, तो 2-4 चीजें हैं जिसका आप ध्यान रखिएगा अगर फुल मार्क्स लाने 100 और 100 की जो प्लानिंग होती है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे 13-14 ईयर्स से मैं ये अलग क्लासेस ले रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो सबसे पहली नीड होती है कॉन्सेप्ट। वो पहली बार आपके दिमाग में कैसे सीड करे गए हैं, अगर वो आपको सीधे यहाँ हिट कर गए तो मजा आ जाएगा। मतलब 2 घंटे का काम 20 मिनट में होने लग जाएगा कॉन्सेप्ट। दूसरी बात डिमांड करता है उसमें टाइमली रिविजन। रिविजन कभी भी आप लोग गलत मत समझना कि एंड में ही होता है, पूरा कोर्स हो जाए मैडम फिर रिविजन करेंगे, ऐसे नहीं होता। एक होता है घरों में दिवाली की सफाई और एक होती है घरों में जहाँ दिवाली की सफाई की जरूरत खास नहीं पड़ती। पूछो कौन से घर में? एक तो पहली बार नया घर हो और अगर रेगुलर घर हो तो जहां पर ऑलमोस्ट हर वीक हर 15 दिन में झटकनी लगती रहती है, मम्मा लोग अलमारियां और या राशन को धूप लगाती रहती है, तो वहां दिवाली की विशेष सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ाई में, कि ऐसा नहीं है कि अभी तो फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ लिया मैडम, अब पूरा कोर्स होगा 2 से 2.5 महीने बाद, अब उस चैप्टर को 2.5 महीने बाद ही उठाएंगे, ये गलती हो जाएगी। आपको प्रॉपर इंटरवल में, जैसे सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है स्कूल लाइफ का, आप ध्यान करो स्कूल में UT1 UT2 होते थे, फिर क्वार्टरली एग्जाम होते थे। तो UT1 में जो आता था वो फिर क्वार्टरली में पूछते थे, फिर फाइनल में पूछते थे, कितनी बार रिविजन हो जाता था। तो बच्चे के दिमाग से कभी वो टॉपिक हटता नहीं। सेम यहाँ पर हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं कोचिंग में। तो आपका मान लो 12 चैप्टर है कॉस्ट में, आपके एक चैप्टर कर करके टेस्ट चल रहे हैं। जब 3 चैप्टर हो जाएंगे तो हमें क्लब टेस्ट लेंगे। उस समय बच्चे क्या करते हैं, जो मैं आपको गलती बताऊं यहाँ के,
मेरा एक्सपीरियंस जो है, वो लोग रिवाइज ही नहीं करते। मतलब मैम मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर रटा हुआ है, आप तो ले लो एनी टाइम टेस्ट। हम लेते हैं, अब मान लो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट 30 नंबर का बन रहा है, तो 3 चैप्टर का टेस्ट मान लीजिए 70 या 75 नंबर का बना, 75 मार्क्स का, उसमें बच्चा 40-45 ला रहा है तो खुश हो रहा है। हमें तो बोल रहे हैं हम तो बिना पढ़े लिए। अरे तो मेरा ये पॉइंट है, क्यों पढ़कर आओ ना टेस्ट से, तो और 75 में से 75 लो तो ज्यादा बेटर है। वो वाली अप्रोच अपनाओ कि जब भी कोचिंग टेस्ट है उसको ऐसे हड़क चल्लू में मत दो, प्रॉपरली एक दिन पहले पढ़कर दो। और अगर प्रिपेयर नहीं हो किसी भी कारणवश, तो आप पूरा बैच में रिक्वेस्ट करके वो टेस्ट को 1-2 दिन आगे बढ़ाओ। अनप्रिपेयर्ड देने से 2-4 नुकसान, एक तो पेपर सेटर की मेहनत खराब, फिर पेपर चेक इवेल्युएट पर्सनली मैं करती हूँ, तो मेरा भी 2-2 घंटा जाता है पूरे बैच में। हाँ हाँ, तो मेरा भी मेहनत और टाइम खराब हुआ और मेरे को गुस्सा भी आता है चेक करते करते, फिर ऐसे में क्या ये क्या है, ये क्या है, दिख जाता है कि प्रिपेयर नहीं किया। मेरे को मेरे एक बच्चे 1 हफ्ते में पूरे क्लियर होते हैं, पोस्टमार्टम होता है आप लोगों का मेरी निगाह में, सिटी स्कैन आई शुड से, पूरा सिटी स्कैन हो जाता है कि ये बच्चा किस तरह बिहेव करता है। तो उसमें आप जैसे फुल मार्क्स लाते हो, तो मुझे नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाने आती हूँ क्लास में, तो उससे और एनर्जी मिलती है कि यार ये बच्चे भविष्य, जो कहते हैं ना मोदी जी, क्या ये यंग जनरेशन जो है ये इंडिया का भविष्य है। तो मुझे भी उम्मीद दिखती है कि आप लोगों को ऐसा कुछ, इतना कुछ अच्छा करवा के भेजूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि जब जाओ तो डंका बोलना चाहिए कि यार ये बच्चा रट के नहीं आया है, इसको सिचुएशन हैंडलिंग आती है। जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वाई आई पर्सनली डू टीचिंग, मेरे को मजा आता है। और मेरे यहाँ के बच्चे अक्सर बोलते हैं मुझे फोन करके कि मैम आज बोर्ड मीटिंग थी, आज ये हुआ, जब हमने बोला तो हमारे कॉन्सेप्ट्स के कारण हमें बहुत अप्रिशिएट करा। तो ये चीज अपन आज से ही अपन डिसिप्लिन में लाओ। कभी मत सोचना अभी तो हम फाउंडेशन निकले हैं, अभी तो टाइम है 11 होने में, नहीं हो गया गेम खत्म। अब अपन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, डेट फिक्स है एग्जाम का, इधर यू आर अपेयरिंग फॉर जून और दिसंबर, डेट्स आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, बहुत लिमिटेड टाइम है। अगर अपन 4 पेपर्स की बात करें ग्रुप 1 के, राइट नाउ इट्स 15 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये समय कब निकलता है हवा की तरह पता भी नहीं चलता। यहाँ तो एग्जाम में बैठे हो आप, वेरी मतलब सेकंड लेवल ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम। ये हमारा टारगेट यहाँ है 31 मार्च। वी ट्राई टू कंप्लीट द कॉस्टिंग एंड द कोर सब्जेक्ट टैक्सेशन। जो नॉर्मली मैंने देखा कि कोचिंग्स में क्या ये यहाँ तक झूलते रहते हैं बच्चे, ऐसे भीख मांग रहे होते हैं अपने कोर्स के लिए, जैसे पूछो मत। अरे भाई इट इज योर राइट कि टाइमली कोचिंग पे कोर्स फिनिश हो। हाँ कुछ कंटिजेंसी आ जाए भाई, कोई टीचर ही बीमार पड़े आए, कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो भी हम यहाँ इतना मार्जिन लेके चलते हैं 2 महीने का। कितने महीने में? 2 महीने का मार्जिन, कि अगर अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ 10-15 दिन तो बच्चे को फर्क ना पड़े। और 1-1.5 ये वाला जो पीरियड है ना, ये क्रूशियल है। ये ऐसा समझ लो यहाँ पर अपन ने बीज बोए हैं, यहाँ फसल कट जाती है, और यहाँ अगर फसल कट गई है तो हमें पता है जून में क्या होगा। हम कभी भी मतलब नॉर्मली सीएम इंस्टीट्यूट के रिजल्ट का वेट नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ इतने ठोक ठोक के मॉक पेपर लिए होते हैं आप लोगों के, कि यहाँ के मॉक आपने निकाल लिया ना, इसका मतलब बहुत 1% जो लक वाली बात है कि उस 3 घंटे में तुम कहीं नर्वस ना हो जाओ, बस वो चीज बिगाड़ देती है कई बार सीन को। नहीं तो यहाँ के मॉक निकाल देता है जो बच्चा 80+ 90+, वो वहां फेल तो नहीं होता। तो ये अपना एक, अपन अभी आज एक मास्टर डायग्राम इसको समझ लो कि हाँ ये 2.5 महीने के अंदर वी आर फिनिशिंग, वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट योर 4 पेपर्स ऑफ ग्रुप 1। अच्छा, अगर इफ यू अपियर फॉर द बोथ ग्रुप्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर लगभग मार्च में हमारा सेकेंड ग्रुप भी स्टार्ट हो जाता है। जब रिजल्ट आता है ना, फर्स्ट ग्रुप दिए होते हैं काफी बच्चे, तो रिजल्ट में सेकेंड ग्रुप का बैच बनता ही बनता है। तो उस समय व्हाट यू पीपल कैन डू, अगर आपको लग रहा है कि हम 4 की जगह और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बियर कर सकते हैं, तो आप इस मार्च से ही अपने ग्रुप 2 भी चालू कर सकते हैं। 4 पेपर नहीं करना है तो 2 कर लो, 1 कर लो, एडिशनल कुछ कर लो, अगर आपको लगता है कि हमारा होमवर्क बहुत सफिशिएंटली हो रहा है। और अदरवाइज नहीं तो फिर यहाँ पर जून के बाद, एग्जाम के बाद भी एक बैच लॉन्च होती है जून में। आपका जैसे ग्रुप 1 का एग्जाम होता है, ग्रुप 2 का बैचेस चालू हो जाता है फॉर द दिसंबर। ठीक है ये सब?
तो एक तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, उसकी केयर हम करेंगे, रिविजन इसकी केयर आपको करनी है। तीसरी चीज है, बात आती है मैम क्वेश्चन कहाँ कहाँ से करने होते हैं, बी इट अ थ्योरी या प्रैक्टिकल। तो मेरा कहना है इंस्टीट्यूट मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल आपको मिला है मोर देन सफिशिएंट। आप उसको अगर कंसेप्चुअली पढ़ के जा रहे हो और स्पीड अच्छा है करने में, तो आप वहाँ आउटशाइन करोगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आप कहाँ से ले सकते हो, सीए की बुक से, सेम है कोर्स। और इसके अलावा कुछ हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे उन टॉपिक्स पे जहां मुझे लग रहा है कि आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। और पास्ट पेपर्स, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। पूरा चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद हमें ये देखना होता है कि पास्ट पेपर्स जो ऑलरेडी हुए हैं 5 अटेम्प्ट्स के, वो हम ठीक से यहाँ कर पा रहे हैं कि नहीं, जो लास्ट में होते हैं फुल कोर्स पेपर लास्ट में। अगर इतना आपने कर लिया कोई से भी सब्जेक्ट में, तो यू कैन गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी। एटलीस्ट प्लान तो करो, कहीं तो लाई करेंगे। बट 40-50 का नहीं सोचना। बच्चे बाहर बोलते हैं, मैं बोलती हूँ क्या आपका एस्पिरेशन क्या है मार्क्स को लेकर? मैंने कहा तुम सोचे इतना लो रहे, अभी पैकेज एवरेज लगता है 10-12 लाख, बट ये भी तो सोचो किसी का 30-35 लाख भी लगता है। सोचो तो लगेगा, मैं कह रही हूँ नहीं लगेगा तो अपन 12-15 पे तो है ही ना। बट ऑलवेज थिंक फॉर गोल्ड सो दैट यू कैन लैंड अप टू सिल्वर, ये कहावत है। बट सिल्वर सोच के जाओगे तो हो सकता है ब्रॉन्ज भी हाथ में ना। तो थिंक फॉर गुड। प्रैक्टिस में जो कमी होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि यार आपकी राइटिंग खराब है कि प्रेजेंटेशन खराब है, वो अभी मैं 1-2 क्लासेस के बाद ही विल हैव द सेशन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। अभी तुम ऑब्जेक्टिव देकर आए हो, सब्जेक्टिव में एक एक चीज काउंट होता है, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, प्रॉपर वर्किंग नोट्स दिया है कि नहीं, उस चीज में कोई कसर नहीं छोड़ना। ये क्लियर है तीनों चीज, कैसे अपन 100 और 100 का सोच सकते हैं। अब अपना जो कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर है बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? पक्का? क्या है सारे का? श्योर? देखो 3-4 वर्ड्स हैं जो मैं लिखती हूँ। एक वर्ड होता है कॉस्ट, ठीक, एक वर्ड होता है कॉस्टिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक और वर्ड होता है रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटेंसी। अगर ये अलग अलग है तो पूछने की मेरे को जरूरत नहीं, इनका मीनिंग भी अलग अलग होगा। बताइए आप अभी तक की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताओ इन सब में क्या अंतर है? तो वो होता है जो अपन एक्सपेक्ट्स भी लगाते हैं प्रोडक्शन में, और कॉस्टिंग में वो मतलब कि नहीं, अकाउंटिंग तो अलग है। कॉस्टिंग क्या है? नहीं, कॉस्टिंग मतलब क्या? अपन अगर मैं तेरे को बोलो आशीष जाओ जरा कॉस्टिंग निकालो इसकी, कंट्रोल नहीं, ऐसे कंट्रोल तो अभी बाद में बात करेंगे। पहली बात होती है कि ये बॉटल है, किसी ने तो मैन्युफैक्चर करी होगी फैक्ट्री में, तो ये बॉटल कितने की आती होगी मार्केट में, एक कोई आइडिया? 40-50 मान लेते हैं कि ये सेलिंग प्राइस इसकी 50 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? अंदाजा लगाओ कि क्या मार्जिन होगा फैक्ट्री वाले का? 30 मान लो, है ना, इतना भी मार्जिन नहीं होता, 30। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसकी 30 है, और ये सेल प्राइस कितने में हो रहा है? 50। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसी को क्या बोलते हैं? इसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 30 रुपीज पर यूनिट। अब मैं पूछना चाहूंगी इस 30 रुपीज में कौन कौन से खर्चे जुड़े हैं कंपनी के?
अकाउंटिंग की भाषा में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, दोनों। मतलब मान लो ये जो बॉटल बनती है वो एक मशीन से बनती है, वो मशीन है 10 लाख की, और उस साल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं ना, जो ट्रेडिंग पीएनएल में लिखते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट बनता है बैलेंस शीट में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल 2 लाख रुपए का, और टोटल 10,000 बॉटल बनी है, 10,000 बॉटल्स बनी है, और उस पर 2 लाख का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, और मशीन है 10 लाख की। और ये मशीन जो है अपनी, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं कैपेक्स। कैप मतलब कैपिटल, एक्सपेंडिचर कैपेक्स। आप कहीं भी ढूंढेंगे कैपेक्स इज द वेरी, जैसे लैपटॉप को आजकल लैपी बोलते हैं, वैसे कैपेक्स का ही दूसरा नाम क्या है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम क्या है? तो बताओ, अब आप बोल रहे हो कि बोथ है 30 रुपीज में, इस 30 रुपीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू भी है, कैसे? मतलब क्या 10 लाख जोड़ दूं मैं 2 लाख में? जी जी। तो मशीन तो लॉन्ग टर्म एसेट है, हमको ये फोकस करना है कि इस साल आपने 10,000 बॉटल्स बनाए, तो इस साल मशीन पे डेप्रिशिएट कितना हुआ, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब कंज्यूम्ड पार्ट, कितना मशीन इस साल कंज्यूम हुआ। 10% पर एनम अगर डेप्रिसिएशन का रेट है, तो ये कितना आ गया, 10 लाख का 10%, 1 लाख। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज डेप्रिसिएशन। और आपको नहीं लगता डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है कॉस्ट में, बट सिर्फ कौन सा, कंज्यूम्ड पार्ट, जितना हमने उसमें से बेनिफिट ले लिया। बैलेंस शीट में एसेट कितने की दिखेगी मशीन, 10 की कि 9 की? बैलेंस शीट पे तो 10 की आई है, डेप्रिसिएशन उससे चले जाते हैं। तो कम होगा। व्हाट एंट्री वी पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन की वैल्यू कम हुई, और जितनी कम हुई उसी को हम बोलते हैं कंज्यूम्ड पार्ट, और उसी को डेप बोलते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस के तौर में इधर जोड़ दूं मैं, तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितनी बॉटल्स पे, कितने रुपए पर बॉटल आया? कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है, मतलब अगर ये बॉटल तुम्हारे सामने है, तो मैंने एक मशीन का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, वहां उस फैक्ट्री में कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, बहुत सारी एसेट्स होंगी, तो उन सबका डेप्थ इधर आया, जितना उन सब ने सहयोग करा है प्रोडक्शन, वो सबका कॉस्ट भी इस बॉटल में जुड़ा है। हम ये नहीं देखेंगे कि बॉटल तो प्लास्टिक से बनी है, तो सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है, जो दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके आसपास हो रहे होंगे, रन कर रहे होंगे फैक्ट्री, वो सब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट की जो एक्सपेंडिचर होता है वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, रेवेन्यू और कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्या बनता है, एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम, और एसेट का कौन सा पार्ट इधर आके जुड़ जाता है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूम पार्ट, और इधर आके जुड़ने के बाद जो ये एक्सपेंस है इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, पूरी कॉस्टिंग में आई विल यूज द वर्ड प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इंक्लूड गुड्स भी और प्रोडक्ट इंक्लूड सर्विसेज भी, क्योंकि कॉस्टिंग तो सबकी होती है भैया। ब्यूटी पार्लर में भी अगर आप जाके फेशियल करा रहे तो उसका एक सेलिंग प्राइस है, तो उसका कॉस्ट प्राइस भी निकलता होगा ना, तभी तो उसका प्रॉफिट निकलेगा। आप अगर एक बस का टिकट खरीद रहे हो, तो आपको कुछ मिला क्या टेंजिबल, कुछ नहीं, सर्विस मिली। तो आपने इंदौर टू भोपाल 435 रुपए का टिकट खरीदा, तो उसकी कुछ तो कॉस्टिंग आई होगी ना, वो निकालना भी क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट।
ठीक, ये डायग्राम कॉपी में बना दो, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो यू कैन इग्नोर, बट ये दो बनाओ डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर टाइप्स लगता सिंपल है, बट रिविजन में हमारे ये नोट्स बहुत काम आएंगे। लिखा, मिटा दूं ये वाला पार्ट एग्जाम्पल का। तो एकदम क्लियर है, कॉस्ट वर्ड जब भी बोले दिमाग में तो आपके दिमाग में आना चाहिए सारा जो खर्चा उस साल रेवेन्यू नेचर का है वो ले लो, और प्लस फैक्ट्री में जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन भी आएगा। अगर 1 रुपए भी छूटा लेने से तो आप ही का नुकसान है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है तो बहुत ध्यान रखना है कि भैया अगर मैं कॉस्टिंग में नहीं लूंगा इसको प्रोडक्ट की तो उस हिसाब से सेल प्राइस डिसाइड हो रहा है, तो आप नुकसान उठा लोगे। अब बताओ कॉस्टिंग का क्या डेफिनेशन लिखेंगे। कॉस्टिंग मतलब लिख लो एक वर्ड, टू फाइंड द कॉस्ट। कॉस्टिंग मतलब टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लिखा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग करना मतलब टू फाइंड द, मतलब फाइंड द कॉस्ट। अपन जो अभी निकाल रहे थे कि 30 रुपए आई, उस चीज को करने को ही क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब यहाँ ये जो ऑफिशियल सारे डेफिनेशन हैं, तुमसे पूछे ये दे कौन रहा है, महासागर कहाँ है जहां से ज्ञान की गंगा बह रही है, दिस इज, जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स की सारी डेफिनेशन आती है AICPA अमेरिका से। कॉस्ट का पूरा स्टफ कहाँ से आया है, सीमा लंदन। फुल फॉर्म पता है कोई, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। जैसे अब आपको पता है पहले आप लोगों का नाम क्या था, CWA,
एक सदियों से अगर आप अभी सीएमए बोलोगे ना किसी को तो नहीं समझेगा, बोला सीडब्ल्यूए कर रहा हूँ, तुरंत पकड़ लियो। पुराने लोगों को नाम क्या याद है अभी भी? सीडब्ल्यूए। तो इसका फुल फॉर्म था कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। बट हम ग्लोबली जाना चाह रहे हैं ना, अब आपने देखा होगा अपना सारा कोर्स रिवाइज हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया का कोर्स अलग होता था और ग्लोबली हम कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आते थे हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि उनकी अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज होती हैं वो हमसे मैच नहीं होते। तो जब वो हमारी अकाउंटिंग ही नहीं समझ पाते थे तो हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। तो मोदी जी जो ये 2017-16 में आपको याद हो तो आईएफआरएस का खूब प्रोपोगेंडा हुआ था, दुनिया में आईएफआरएस लाओ, आईएफआरएस लाओ। पूरी अकाउंटिंग की तरीका बदल दिया उन्होंने ग्लोबल। जब उन्होंने देखा यार बाहर का पैसा तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए, क्यों नहीं आ रहा, तो जब उन्होंने नस पकड़ी तो ही मेड मैंडेटरी। अंबानी और ये लोगों को तो 16-17 में मैंडेटरी कर दिया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट वैसे ही बनाओ। 16-17, 17-18, 18-19 से ट्रांजिशन 3 साल थे। नाउ फ्रॉम दिस 2019-31 मार्च के बाद जितनी भी लिस्ट वन कंपनीज हैं, लिस्ट वन अभी पूरा हम पढ़ेंगे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंट्स में पढ़ाऊंगी। आप अभी के लिए समझ लो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं लाइक अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, ये लोग कंपलसरी अपनी अकाउंटिंग किस पे कर रहे हैं? IFRS, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, पूरा ग्लोबल चल रहा है। तो इसीलिए ये इसका नाम भी क्या कर दिया? CMA, क्योंकि ग्लोबली CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्टिंग आपका एरिया है और एक कौन सा एरिया है? मैनेजमेंट, और इसीलिए ये सीमा लगा सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ये अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं अलग अलग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टैली पे जनरल लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद उसका स्कोप खत्म, पैसों का हिसाब किताब रखना। कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरी कॉस्टिंग ध्यान से कि प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रॉपर निकली है या नहीं, उसको कम कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? डिसीजन लो टाइमली। अगर आपने सारा डेटा मेंटेन कर रहे हो, डिसीजन ही नहीं ले रहे, तो मतलब है क्या? आपके रेगुलर टेस्ट में यहाँ फेल हो रहे हो और हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना आप कोई एक्शन ले रहे हो, तो अल्टीमेटली भी फेल होंगे। तो टेस्ट क्यों होते हैं? मेडिकल में भी आप जाते हो, ब्लड टेस्ट हुआ तो टेस्ट हो गया, आप घर पे बैठ गए क्या? आप दवाई लेते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका क्या काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उस पर वो टाइमली एक्शन ले। तो ये काम है आपका CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। समझो आप अपनी पोजीशन को कि आप किसी कंपनी में जाके क्या करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी द डॉक्टर फॉर दैट कंपनी। इन विच एरिया? मैनेजमेंट। मैनेज करना है आपको उस कंपनी को, कहीं पे गलत जा रही है तुरंत रोकना। ठीक, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग और ये कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सारा डेफिनेशन कहाँ से आया है? कोई तुमसे पूछे तो सीमा लंदन। वो डेफिनेशन स्टार्ट कैसे हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की? बोले इट स्टार्ट्स विथ इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। बोले जहां जहां खर्चा चालू हो जाए वहां मैं चालू हो जाऊंगी। कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। और एंड विथ, अब कहीं चालू हुई है तो कहीं खत्म भी होगी। एंड्स विथ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बता कहाँ शुरू हो रही है? इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। और खत्म कहाँ होगी? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। दोनों में अंतर है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, लग तो सेम ही है, अंतर तो है। इनकरेंस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और इधर इस पे दीजिएगा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इनकर का मतलब क्या होता है? इनकर हो गई कॉस्ट, मतलब मान लो मैं एक होटल में गई, मैंने ऑर्डर कर दिया, एक भैया सिजलर ले आओ, क्या अभी मैंने पे करा? बट जैसे ही मैंने ऑर्डर करा कॉस्ट इनकर हो गई। समझे?
तो इनकरेंस ऑफ कॉस्ट का पेमेंट ऑफ कॉस्ट से कोई लेना देना। अब आप बोलोगे मैडम इसका क्या मतलब है कि आपने ऑर्डर कर दिया सिजलर खा के आ जाओगे आप ऐसे? पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, बट क्या मैं पेमेंट डेफर तो कर सकती हूँ? मेरी पहचान की होटल है, मैं ये नहीं बोल सकती क्या कि भैया चाचा कल देती हूँ। पॉसिबल है? यस। तो ऐसा ही कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है कि भैया आपने कोई ये रॉ मटेरियल आया इसका एक ट्रक भर के प्लास्टिक जो इसमें लगना था, 10,000 की गाड़ी आई, मैंने उतरा ली, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में रखवा लिया, बट अभी पैसा दिया, इस पूरे साल में ही पैसा नहीं दिया, अगले साल दूंगी। कॉस्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऐसा लिखा था क्या, इट स्टार्ट्स विद पेमेंट ऑफ कॉस्ट? क्या लिखा है? इनकरेंस हो गया, मतलब इनकर हो गई कॉस्ट, पेमेंट तुम करो नहीं करो, बेडर्स बन जाओ, उनको कोई मतलब। और शुद्ध हिंदी में बताओ तो माल तुम कहीं से किसी काले चोर से उठा के ले आओ, उससे भी मतलब तुम पैसा दे रहे हो तुम पैसा नहीं दे रहे, ये किसका मैटर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मैटर है कि माल आया 10,000 का आया, रिकॉर्ड कर लेगा। बात समझ आई? तो इट स्टार्ट्स विद incurrence of cost और ends with cost control and cost reduction। अब ये दो वर्ड समझना बहुत जरूरी होता है, कंट्रोल एंड रिडक्शन। कुछ तुक्का ही मान तो कम करना। कैसे कम करना? अब ये बॉटल है 30 रुपए की बन रही है, इसको कैसे कॉस्ट को कैसे कम करो? क्या मटेरियल कम लगाओ, छोटी बॉटल बना दो? अगर अगर कहीं अपन गलत खर्चा कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल जी, ये है मेन बात कि आप ये देखो कि आज मैंने बोला मम्मी को, मेरी मम्मी को पिज्जा बनाना नहीं आता और उनको बोल दिया 10 पिज्जा बना दे, 3-4 पिज्जा बिगाड़ दिए उन्होंने, तो कितने पिज्जा बेस यूज कर लिए? 14। तो खर्चा तो 14 पे आ गया ना। तो यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन करना है या कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो क्या करना होगा? वेस्टेज रोको। जहां भी गलत खर्चा, जो आपने टर्म बोला, जहां भी गलत खर्चा हुआ उसको पहली बात तो ढूंढो और ढूंढने के बाद उसको रोक दो, तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। धन्यवाद, तुम लोगों ने ये नहीं बोला मैम प्लास्टिक थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का ले लो, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलता। आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है बट नॉट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आप वो नहीं छेड़ सकते। अरे वो छेड़ के तो कोई गांव का भी कॉस्ट कम कर देगा, 30 रुपए की बोतल है, अरे भाई साहब आप तो 10 में बता दें, पता चला क्या, तो ये ढक्कन जो है वो उन्होंने यहाँ पर एक वो स्टिकर लगा दिया, हो गई कॉस्ट कंट्रोल। सेम बॉटल की बात हो रही है, डिट्टो सेम सेम क्वालिटी, फिर वेस्टेज को रोक लो आप, तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। अब दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, कंट्रोल और रिडक्शन? लग तो सेम है। कंट्रोल में तो कॉस्ट बढ़ाना भी आ सकता है, नहीं, कंट्रोल करना है। अपन अभी मैं बोलूँ सारी का वेट कंट्रोल करो, तो बढ़ाना तो नहीं आ सकता। आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 30 रुपए बॉटल की। ठीक, आप अकेले तो नहीं हो बॉटल बनाने में, इंडस्ट्री होगी पूरी, और भी लोग होंगे, तो आप अपने जासूस भेजो जरा कॉम्पिटिटर्स के। अब उनने भी बॉटल सेम है तो सेलिंग प्राइस उनकी भी कितनी है? ठीक है, आपका ब्रांड मान लो टेलो, उसका ब्रांड है बॉटल का फेलो, सेलो की बात नहीं कर रहे, वो तो अच्छी कंपनी, टेलो फेलो दोनों सिमिलर रेंज की कंपनीज हैं। वो भी बॉटल कितने में बेच रही है मार्केट में? 50। आपको पता है उसकी कॉस्ट कितनी आती है बनाने में? तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है और आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 20। तो आप बोलो मैडम 5 रुपए प्रॉफिट बढ़ाना है, एक काम करो
सेलिंग प्राइस ही बढ़ा दो, 55 में बेचो। नहीं बढ़ा सकते? क्यों नहीं बढ़ा सकते? कोई लेंगे नहीं है। पर कोई लेगा ही नहीं। जब मार्केट में दुकान पर सिमिलर प्रोडक्ट एक 55 में एक 50 में मिल रहा है तो इंसान तो 50 का उठाएगा। मतलब मैं सेलिंग प्राइस छेड़ नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं फिर? प्रॉफिट मेरे को बढ़ाना है मेरा। तो फिर प्रॉफिट बढ़ाने का तो एकमात्र तरीका क्या है? कॉस्ट को कम करना पड़ेगी। कितनी लाऊं? जितना मेरा एटलीस्ट कॉम्पिटिटर तो ला रहा है। मेरा कॉम्पिटिटर कितनी ला रहा है? ये मेरा कॉम्पिटिटर का डेटा है। ठीक, कॉम्पिटिटर का डेटा। मतलब मेरे को एक बात तो ये समझ आई जब मैंने वहां जासूस भेजे, क्योंकि कॉस्टिंग एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जासूस भेजना पड़ेंगे ना। और देखा है ना, इधर की कंपनी छोड़ के उधर गया, फिर उधर से इंफॉर्मेशन इधर लाया, सब चलता है मार्केट में। तो ये कॉम्पिटिटर जब अचीव कर पा रहा है तो पहली बात तो मैं अपनी टीम में मीटिंग बुलाऊं और ये पूछूं कि जब कॉम्पिटिटर अचीव कर पा रहा है तो अपन क्यों नहीं कर पा रहे। तो फिर बताया किसी ने कि भैया वो माल दिल्ली से मंगा रहा है, उसको सस्ता पड़ रहा है, अपन इंदौर से मंगा रहे हैं, अपने को महंगा पड़ रहा है। तो फिर अपन बोलेगा अरे अपन भी दिल्ली से लाएंगे। अपन जो मेन दस है वो पकड़ में आएगी, क्यों? हमारा प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है। ठीक है, आपने भी अपनी कॉस्ट कितने पे लिया? इसको क्या बोलते हैं जब आप अपनी यूर कॉस्ट आप इतने पे ले आए, इसको क्या बोलते हैं? आपने कॉस्ट कंट्रोल कर ली। मतलब देयर इज अ बेंचमार्क कॉस्ट जिस पे ले आए, इसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? बेंचमार्क कॉस्ट, जो इंडस्ट्री सेट करती है कि उस इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट कितने में बन जाता है। ठीक है भाई, ये हो गई कॉस्ट कंट्रोल। अब आप इतने धुनी और इतने ज्यादा रिसर्च करने पे तुला है, आपने कहा अच्छा यार बेटा अभी तो अपना प्रॉफिट 25 है, मेरे को तो 26 रुपए कमाने हैं। तो 26 रुपए कमाना है मतलब आपका कॉस्ट कितना होना चाहिए? 24। और जबकि प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 26। और सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी अभी भी? हाउ टू अचीव दिस फ्रॉम दिस? कॉम्पिटिटर का कितना है अभी भी? 25। अरे भाई जब तुमने दिमाग लगाया, दिल्ली से माल लाने लगे, सस्ता पड़ रहा है, थोड़ा और 4 जगह दिमाग लगा लो, रिसर्च कर लो, वेस्टेज कम करो, जस्ट इन टाइम कर लो, स्टोरेज कॉस्ट बचा लो। बैंक है अगर वो फाइनेंस दे रही है तो उसका 9% पे चल रहा है, तो कोई ऐसी बैंक ढूंढ लो जो 8% पे दे दे तुम्हें लोन। गुडविल का भी काम करता है। तो ये सब करके तुम कितने पे पहुंच गए? इस टर्म को क्या बोले? यहाँ हमने एक्चुअली क्या अचीव करा है? क्या अचीव करा है? तो बेंचमार्क इंडस्ट्री कॉस्ट, ये जो है वो बेंचमार्क कौन सी कॉस्ट है जिसको हम बोल सकते हैं? बेंचमार्क कौन ने दिया है? इंडस्ट्री ने। इंडस्ट्री समझते हो? ग्रुप ऑफ कंपनी डूइंग सेम बिजनेस। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, जहां पर सब लोग सिमिलर काम करते हैं। तो जब एक बेंचमार्क इंडस्ट्री ने सेट करा 25, उससे भी तुम नीचे ले आए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, तो आपने क्या अचीव करा एक्चुअली? कॉस्ट रिडक्शन। आया दोनों टर्म में समझ में आता? कई बार डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है। अगर समझ में आया है तो एग्जाम्पल भी लिख पाओगे और डिफाइन भी कर पाओगे कि टू मेक योर कॉस्ट अप टू द इंडस्ट्री बेंचमार्क इज कॉस्ट कंट्रोल, एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट बिलो द इंडस्ट्री बेंचमार्क इज कॉस्ट रिडक्शन। ठीक, ये लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो पहले, और डायग्राम को मत छेड़ना, ये सब अलग लिखना है। ये नंबर लाइन, ओहो व्हाट इज दिस? ये दोनों वर्ड्स एकदम लिखे, क्लियर है?
ये जरूर लिख लेना कहीं, विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी रिड्यूस करके तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई भी कम कर सकता है। लिखा ही है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कोई कभी भी पूछे आधी रात को भी तो बता पाओगे। चलो अब अपन आते हैं यहाँ डायग्राम पे अगेन, क्योंकि ये डायग्राम आपको, ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें अब हमारा पूरा इंडेक्स फिट हो जाएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट का। इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब खर्चा चालू करते हैं अपन, कोई भी इंडस्ट्री डाली है तो कहाँ कहाँ खर्चा होता है? लैंड लेंगे, मशीन खरीदेंगे, फिर कच्चा माल भरेंगे, दैट इज रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय हायर करेंगे। अब इन सबको अगर मैं एलिमेंट वाइज बोलूं कि ये बॉटल है, आपका ये बॉटल ही बन रहा है ना अल्टीमेटली फैक्ट्री से, तो बाहर प्रोडक्ट ही आ रहा है, इसमें क्या क्या लगा है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ शुद्ध हिंदी में तत्व लागत के, कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 ही होते हैं, चौथा कोई होता ही नहीं। या तो कच्चा माल लगेगा, इंसान लगेगा जो इसको बना रहा है, और इन सब के अलावा जो लग रहा है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो हो गए कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। 3 ही क्यों होते हैं एलिमेंट? क्योंकि तीसरा जो है वो रेसिडरी है ना, या तो मटेरियल या लेबर या बचा कुचा सब एक्सपेंस में ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये प्लस करो ऐसे, और इसको यहाँ पर लिख दो टोटल कॉस्ट। अगर हम मटेरियल लगा दें, लेबर लगा दें और सारे एक्सपेंस जोड़ लें तो किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट जिस शीट में हम दिखाते हैं बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक, तो अब ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस ये लिख लो, इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब तुमने बोला लैंड, अगर तुमने लैंड खुद की खरीदी है तो बताओ क्या वो इधर आएगी? पक्का? और अगर तुम्हारी लैंड खुद की नहीं है, तुमने फैक्ट्री रेंट पे ली है, खर्चा हो गया, फिर तो रेंट का किधर आएगा? मटेरियल में, लेबर में कि एक्सपेंस में? एक्सपेंस। मान लो आपने अपने एम्प्लॉय हायर करे हैं, उनको आपने सैलरी दिया, किधर आएगा? वो भी एक्सपेंस पे आएगा। लेबर, क्योंकि यहाँ लेबर में मैंने ये वर्ड नहीं बोला डायरेक्ट लेबर की इनडायरेक्ट लेबर, समझे? तो अगर कोई लेबर को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, ह्यूमन बीइंग। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग को आप पैसा दे रहे हो अपनी फैक्ट्री में जो अपॉइंटेड है, तो उसको आप लेबर पेमेंट में ही काउंट करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, रॉ मटेरियल खरीदा, पैकेजिंग मटेरियल खरीदा, मटेरियल रॉ मटेरियल्स में ही आता है।
ठीक है, तो ये तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और वो टोटल कॉस्ट को जो शीट में दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब इसको जोड़े कैसे, इसको ऐड कैसे करें, मटेरियल कितना लें, लेबर कैसे जोड़ें। मान लो मैंने मटेरियल खरीदा तो 2 लाख का है, बट इस साल जो है उसमें से काम 1.5 लाख का ही आएगा। तो एक होता है रॉ मटेरियल परचेज, एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कौन सा वाला मटेरियल लूं, कैसे लूं। वेस्टेज हुआ, रास्ते में ट्रक आ रहा था, आधा ट्रक जल गया, आधा माल ही बचा, तो वो जल गया, वो लूं नहीं लूं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आपके कोर्स में ये 3 चैप्टर्स अलग अलग है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मतलब आप अभी इंडेक्स देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट करके चैप्टर दिया है, जिसमें हमें तीनों चैप्टर अलग अलग पढ़ने हैं। मटेरियल चैप्टर अलग है, लेबर चैप्टर अलग है, एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से, और फिर एक्सपेंस बोल लो, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं एक्सपेंस, डायरेक्ट भी होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स की भी पूरी कहानी हमको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में पढ़नी है। ये 3 चैप्टर हो गए कोर्स के। इसके बाद अब इनको कैसे जोड़ा जाए, मटेरियल में लेबर कितनी जोड़े, एक्सपेंस कितने ले, वो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाता है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग ही बोलेंगे क्योंकि निकाल तो टोटल कॉस्ट ही रहे ना। तो मेथड कितनी है, कोई आइडिया, टोटल मेथड्स कितनी है, 5। 4 आपकी गुड्स इंडस्ट्री के लिए है, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए एकमात्र कितनी मेथड है, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मतलब कोई भी दुनिया की सर्विस इंडस्ट्री है वो सब एक ही इसी मेथड से क्या करेगी, कॉस्टिंग करेगी। और गुड्स के लिए कितनी अलग अलग है, तो वहां डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर है, वहां कौन सी मेथड। पहले मैं नाम बता देती हूँ मेथड से। चलिए गुड्स में लिखिए, पहले लिखते भी जाना, ये है ना। गुड्स में आपके पास 4 मेथड्स हैं। पहला लिखिएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर लिखिएगा प्रोसेस, फिर लिखिएगा जॉब एंड बैच, और फिर लिखिएगा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये जब हम मेथड्स पढ़ेंगे ना, तब आपको सीखने को मिलेगा कि कोई इंडस्ट्री है जहां ये वाली मेथड लगनी है तो वो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेगी। और सर्विस में जो एकमात्र मेथड लगती है उसके 2 नाम है। आप उसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हो और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। ये 5 नाम लिख लो पहले आप अच्छे से। और फिर आगे डायग्राम में वहां से वहां तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ आप किस पे आए थे, इसके लिए मैम प्रियांशु से बात हुई 5 to 7 मिनट्स में। हाँ, यहाँ आपका आए थे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से अब आपको कहाँ पहुंचना है, और वो ये ब्रिज पहुंचाएगा। उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट को कुछ कम करने की अगर चीज बता रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई, एग्जाम के एक दिन पहले कोई बोल रहा है यार तू 2 घंटे में 2 घंटे मेरे हिसाब से पढ़ ले, फिर बहुत नंबर आ जाएंगे। मतलब दैट पर्सन हैज सम टेक्निक। तो इसीलिए यहाँ वर्ड क्या आया, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग।
तो अगर तुमसे कोई पूछे टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग क्या बताती है, तो आपका सीधे आंसर होना चाहिए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। और मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या बताती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेथड है कॉस्टिंग की, तो कोई टेक्निक नहीं बताएगी, वो सिर्फ ये बताएगी कि खर्चे को जोड़ना कैसे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालना। और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कौन कौन सी आपके कोर्स में? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। तो ये चैप्टर का नाम सुनते ही आज की क्लास के बाद ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चैप्टर में क्या सिखाया जाएगा, टेक्निक्स। और ये मेथड्स में क्या सिखाया जाता है, सिर्फ जोड़ना। अच्छा क्या जोड़ोगे, कोई से भी मेथड हो, जोड़ोगे क्या, तीन ही खर्चे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको आज की क्लास बड़ी याद आएगी, आप बोले मैडम बड़ा मजा आता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ले लो, प्रोसेस ले लो, जॉइंट एंड बाय ले लो, जॉब एंड बैच ले लो, कर तो मैडम यही रहे, मटेरियल में लेबर जोड़ा, लेबर में एक्सपेंस जोड़ा। बट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में हम बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे बजट में हम सीखेंगे बजट कैसे बनाते हैं। आप रियल लाइफ में भी देखिए, जब आप मार्केट जाते हैं और बजट हाथ में लेके चलते हैं तो ओवर स्पेंडिंग नहीं होती। किसी दुकान में घुस रहे हैं, दिवाली के कपड़े खरीदे, पहले से अगर माइंड में क्लियर है कि भाई मेरे को जीन्स लेनी है 1200 के अंदर, टॉप लेना है 500 के अंदर, तो आपका चुपचाप घर पे बजट में काम होता है। और आप बिना बजट के जा रहे हो जेब में 5000 रुपए लेकर, तो ऐसा करें 5000 है यार, पूरे उड़ा दो, 2 शर्ट पसंद आ गई है ले आओ। तो आपको नहीं लगता जो आपके साथ रियल लाइफ में होता है वही फैक्ट्री में भी हो सकता है। तो इसीलिए बजट बना के चलना पड़ता है कि 10,000 बॉटल बनानी है, उसके लिए तुम्हारे पास बजट कितने का। अगर इतने का बजट है तो आपको जहां भी महंगा दिख रहा होगा आप पहले से हाथ जोड़ लोगे, बल्कि नहीं भाई हम तुमसे नहीं ले पाएंगे। आ रही बात समझ में? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, दोनों में अंतर क्लियर है एकदम। चैप्टर्स कितने होते हैं आपके कोर्स में पता है, काउंटिंग करवाती हूँ। ये 3 तो एलिमेंट हो गए, 3 चैप्टर रिलेटेड टू कौन से हैं, एलिमेंट्स। 5 चैप्टर रिलेटेड टू कौन से हैं, मैथड्स, क्योंकि 5 होती है। और 3 चैप्टर रिलेटेड टू कौन से हैं, टेक्निक्स। टोटल कितने हुए, 3 और 5 8 और 3 11, इंट्रोडक्शन वाला एक चैप्टर 12 और 13वां चैप्टर एक और है। टोटल 13 चैप्टर में पूरी कॉस्टिंग हो जाती है इंटर की। 13वां चैप्टर है, इन सब का हिसाब किताब तो लिखना पड़ेगा ना भाई कहीं। तो एक चैप्टर इसमें आता है कौन सा, कॉस्ट बुक कीपिंग। कहते हैं क्या है उसको, कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसके लिए आप और अच्छे से लिख सकते हो चाहो तो, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये चैप्टर का नाम है। जनरल एंट्री है अल्टीमेटली, बुक कीपिंग मतलब समझते हो ना, जनरल एंट्री कोई बोलते हैं। तो इंटीग्रेट और नॉन इंटीग्रेट का मतलब अभी एकदम ऐसा लग रहा होगा भगवान जाने क्या, अरे कुछ नहीं है। 2 किताबें होती है, फाइनेंशियल एक सेट होता है, एक कॉस्ट का सेट होता है। तो जो छोटे मोटे लोग होते हैं, गरीब टाइप लोग, छोटी मोटी फैक्ट्री, वो लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर अलग रखे, कॉस्ट मैनेजर अलग रखे, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक ही बुक्स में रखते हैं सारा डेटा। जैसे आप नॉर्मली 11th क्लास में सीखे हो, जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, परचेज टू कैश। और यही माल जब आप बेच देते हो तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू सेल। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग पता है कैसे करती है, स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा अकाउंट, स्टोर्स टू कैश। फिर वो स्टोर को WIP में बेचती है, तो एंट्री करती है WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स, मतलब पूरा स्टोर कहाँ गया WIP। फिर वो एक और झंझट वाली एंट्री करती है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। इस फिनिश गुड्स को कहाँ बेचती है, WIP। WIP को कहाँ बेचती है, फिनिश गुड्स। फिर जाके इस फिनिश गुड्स को सेल करती है, तो एंट्री क्या करेगी, फिनिश गुड्स क्रेडिट, और डेबिट क्या करेगी, मान लो कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर वो एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स। तो आप सोच लो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 ही एंट्री थी, वो यहाँ पर सारा फ्लो दिखाते हैं। ये माल अभी स्टोर में था, स्टोर से WIP में गया, WIP से फिनिश गुड्स में गया, फिनिश गुड्स से फलाने गया।
तो पूरा मूवमेंट दिखाना कौन सी बुक्स में होता है, कॉस्ट। तो इंटीग्रेटेड अगर सिस्टम में है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो वहां कितने सेट बनेंगे, एक। और नॉन इंटीग्रेटेड है मतलब फाइनेंशियल बुक्स अलग, कॉस्ट बुक्स अलग, तो वो लोग बड़े लोग जो होंगे जो दो दो मैनेजर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम पे रहेंगे। एक बेसिक आउटलाइन तो क्लियर हुआ ना चैप्टर का कि क्या होने वाला है वहां पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा उसमें। तो टोटल आपको ये 13 चैप्टर की एकदम कहानी क्लियर है, क्योंकि ये है इंट्रोडक्शन अपना पूरा खत्म। इसके बाद हम नहीं, इंट्रोडक्शन का एक मतलब मास्टर डायग्राम खत्म है शुरू से। अभी तो उसमें हमको टर्म्स पढ़नी है, एलिमेंट को समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट शीट तक पहुंचेंगे हम अभी 2-3 क्लास में, फिर हम ऑफिशियली मटेरियल चैप्टर शुरू करेंगे। अभी इतना क्लियर है। तो जब तक सर आ रहे हैं, मेरे पास 1 मिनट है, तो मैं इसमें मेथड्स कैसे पहचानते हैं वो सिखा देती हूँ। मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगी, आप खुद ही बता दो कि कौन सी। मैडम आज की क्लास के बाहर जाओगे ना, तो आप हर इंडस्ट्री वाले घूर के देखोगे, अच्छा बेटा तू गुड्स है, गुड्स में भी तुम बोलोगे अच्छा तू 4 मेथड में तेरे पे ये वाली मेथड लग रही होगी। बस में बैठोगे तो बोल के अरे यार तेरे लिए कोई मेथड ही नहीं है, तू सर्विस कॉस्टिंग में है, एक ही मेथड तो है बेचारों के पास। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ, 1 2 3 4। ये मैंने बनाया है एक ब्रिज, मेट्रो ही ले लो तुम, तो यहाँ पर ब्रिज भी बन रहा है और साथ में मेट्रो। इतना बेहतरीन तरीका है ये अभी बताने का मेथड्स, या ये वाला डायग्राम समझने के बाद आप 1 सेकंड में मेथड बताने लगोगे कि यार ये इंडस्ट्री है तो इसमें यही मेथड लगेगा। ये वाली टेक्निक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद की इजाद करी हुई है। और इससे पहले का जो नंबर लाइन कॉन्सेप्ट देखा कि कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, मेथड पे, फिर टोटल कॉस्ट पे कॉस्ट कंट्रोल तक जाना, टेक्निक। तो दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन करने में जहाँ एक नॉर्मल बच्चे को 10 मिनट लग रहे हैं, वहां आप लोग 2 मिनट में कर दो।
कॉस्टिंग डिफिकल्ट किन के लिए लगती है? जो लोग वर्ड्स नहीं समझ पाते, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। बट अपने आगे बच्चे ऐसे क्वेश्चन इंटरप्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि फंडामेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पहला क्या लिखा है मैंने? कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स मोर देन अ ईयर। होता है ऐसा, कई बार कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आप ऐसे खरीदते हैं जिनको बनने में 1 साल से। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ब्रिज है, मेट्रो है, देख रहे हो ना, काम चल ही रहा है सालों साल। रियल एस्टेट में कोई भी एग्जाम्पल, अक्षय कुमार की पिक्चर थोड़ी है जो 40 दिन में बन जाएगी। आमिर खान की पिक्चर है जो 1-1.5 साल लगाएगी बनने में। टेक्स पहले के जमाने की पिक्चर है, आपको लगता था 3-3 साल लगते थे एक पिक्चर बनने में। गेटिंग माय पॉइंट? रियल एस्टेट में कोई आप अपना घर बनाते हो, कोई कॉलोनी कटी है, वहां कॉलोनी में घर बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 1 साल में बन जाता होगा? नहीं। तो यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट जो 1 साल से ज्यादा लगता है जिनको बनने में, वहां कौन सी मेथड बोलते हैं लगाना है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। समझ गए? प्रोडक्ट का मतलब जहां आप पैसे दे रहे हो और सामान दे रहे हैं, तो घर में भी तो पैसे दे रहे हो और सामान दे रहे हैं। आ रही बात समझ? चलो दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्लियर है? कब लगेगी? कोई भी प्रोडक्ट when output of one becomes input for other। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां ये मतलब मान लो एक एक्टिविटी होगी फिर ही बी चालू हो पाएगी और फिर ही सी चालू हो पाएगी जब बी कंप्लीट होगी? करेक्ट, द बेस्ट एग्जाम्पल, शुगर केन से शुगर बनता है। तो शुगर केन पहले क्या होता है? मोलस्क क्या बोलते हैं उसको, जो भी पूरा प्रोसेस है वो यहाँ होगा, वहां से यहाँ आएगा। मेरा सबसे इसमें बढ़िया एग्जांपल होता है टॉय मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गुड्डा गुड़िया, बार्बी डॉल। तो वहां पर यहाँ पर आप सबसे पहले प्लास्टिक लेकर आते हो, पहले स्टेप में प्लास्टिक को मेल्ट करते हो और एक मोल्ड में सजाते हो जिस शेप का चाहिए। तो वो मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मोल्ड में सेट होता है, फिर यहाँ जाएगा तो उसके ऊपर क्या होता है? अल्टीमेटली डेकोरेट, और फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है? तो क्या डेकोरेट पहले हो सकता है या पैक पहले हो सकता है? नहीं, वो सीरीज के बाद ही होगा। तो व्हेन आउटपुट ऑफ वन बिकम्स द इनपुट फॉर द अनदर, ऐसी जगह आप कौन सी कॉस्टिंग लगाएंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग। समझे? अब इधर देखिए, एक मिल्क डाला, अमूल इंडस्ट्री, सांची इंडस्ट्री, उसी मिल्क से पनीर भी बनाया, चीज भी बनाया, घी भी बनाया और बटर मिल्क मतलब छाछ, वो भी बन गया। When various outputs produced from the single input, एक ही इनपुट से बहुत सारे आउटपुट निकल जाए, तो ऐसी मेथड में कौन सी कॉस्टिंग लगती है? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट कौन कौन से कहलाएंगे? ये तीनों। बाय प्रोडक्ट में इसको बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, इंटेंशन की बात है। कुछ इंटेंशनली बनाए जाते हैं, कुछ अनइंटेंशनली निकल जाते हैं। अब आप एक बात बताओ, बटर मिल्क, आपने वो दूध डेयरी की दुकानें देखी है? 1 रुपए लीटर में वो छाछ पहले दे देते थे, जो दूध दही वाली डेयरी, आजकल तो वो भी 10 रुपए 8-10 रुपए हो गया है लीटर। तो वो छाछ उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट व्हेन दे आर प्रोसेसिंग चीज, पनीर, तो उसमें वो निकल जाता है। तो इंटेंशन की बात करेंगे, अगर इंटेंशनली प्रोड्यूस किया है, कैसे प्रोड्यूस किया है? इंटेंशनली, तो वो सब ये तीनों क्या कहलाते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। और जो अनइंटेंशनली प्रोड्यूस हो जाए उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? बाय प्रोडक्ट। ये तो भाई बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट मतलब निकल नहीं, समझे? जैसे बीवी, आपने शादी किया है तो बीवी के साथ साली, बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो बटर मिल्क, अब इसमें इनकी अकाउंटिंग बहुत अलग अलग होती है। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, मिल्क में आपने दूसरे कुछ एक्सपेंसेस इनकर करे तब जाके ये सब बने। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि मान लो यहाँ टोटल 2 लाख का खर्चा आया, कैसे बांटे? अभी बता देती हूँ, चैप्टर में हंसी आएगी करते थे। बाय प्रोडक्ट बटर मिल्क कितने का बिका? 2 लाख में से 1,000।
तो बोले सबसे पहले तो ये बाय प्रोडक्ट का क्या करो, ये जो रिकवरी आया है ना इसमें से इस टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। आप बोलो 2 लाख रुपए में से 1,000 रिकवर होगा ऐसा समझो, तो कितने रुपए आपके टोटल खर्च हुए? 1,99,000। उसको इन 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांटने को कौन सी मेथड कहते हैं? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब उसमें वो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 5-6 मेथड बोली है। मेन मेथड है कि बेस्ड ऑन आप उनके यूनिट्स बांट दो या वैल्यू बांट दो। जैसे पनीर कितने में बिकता है, चीज कितने में बिकता है, घी कितने में बिकता है। पनीर मेरे हिसाब से 1,000 रुपए किलो चल रहा है, 1,000 रुपए किलो। तो 250 रुपए का आता है 200 ग्राम, नहीं सॉरी 60-70 रुपए का आता है 250 ग्राम, मतलब 250 रुपए किलो होगा पनीर। 300 रुपए, ठीक है, ये 300 रुपए है। चीज कितने का है किलो में? 1,000 का होगा, चीज तो महंगा होगा। और घी कितने का है? 600-700 रुपए का। इस रेशियो में बांट दो इस जॉइंट कॉस्ट को। यहाँ जॉइंट कॉस्ट आ रही है ना वो, क्योंकि खर्चा एक ही जगह हुआ और निकले बहुत सारे भाई बहन है। तो जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है अलग अलग जो भी बने हैं उसको, वो वाली मेथड सिखाएंगे। एकदम क्लियर है? अब आपने क्रोसिन का पत्ता देखा है कभी? 250 mg 500 mg के अलग अलग आते हैं क्रोसिन के। तो ये कैसे बनते होंगे? बैचेस में कि जॉब वर्क होता है? बैचेस में, क्योंकि एक बैच में खूब सारे सिमिलर लॉट नहीं करते हैं। होम्योपैथिक गए हो कभी? डॉक्टर पुड़िया देता है वो बांट के अलग अलग देता है कि रखी हुई रहती है उनकी? कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना के देता है, मतलब वो आपके लिए जॉब वर्क कर रहा है, कस्टमाइज कर रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ पर कौन सी मेथड लगती है? जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। कौन सी लगती है? जॉब कॉस्टिंग कैसे करनी है वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बैच कॉस्टिंग कैसे होनी है वो बता। तो बैच कॉस्टिंग मतलब जब बड़े लेवल पर, फॉर एन एग्जाम्पल आप मॉल गए, बेस्ट टाइट, शॉपर स्टॉप, वहां एक ही जैसे बहुत सारे कुर्ते लटके, उसमें से आपने खरीदा, तो वो कुर्ते काय में बने होंगे? बैचेस में। बट आप किसी बुटीक पे जाते हो और अपने लिए एक लहंगा बनवाते, तो वो क्या कहलाता है? इंग्लिश में चल देखिए श्रीदेवी वाली, वो लड्डू कैसे देती है घर घर जाके और डिमांड, कोई बोलता आधा किलो दे देना, कोई बोलता 2 किलो दे देना। तो वो क्या कर रही है? जॉब वर्क कर रही है। जॉब वर्क मतलब कस्टमाइजेशन। अगर उसका हस्बैंड को अक्कल आती उस मूवी में और वो दुकान डलवा देता उसकी, तो दुकान में वो एक स्टैंडर्ड साइज के पैकेट्स रखती है, 250 ग्राम का, आधा किलो का, 1 किलो का। तो वो फिर किसमें प्रोडक्शन कहलाता? बैच में। इसलिए आप देखेंगे किसी भी मेडिसिन स्ट्रिप के पीछे या कोई ऐसा टॉय या बॉटल जो बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ निकलती है, वहां आपके पीछे बैच नंबर जरूर होता है। तो कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी मेथड लगेगी वो क्लियर है? अच्छा, मल्टीपल मेथड्स भी लग सकती है, एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी मेथड भी लग सकती है। जैसे यहाँ पर आप ये घर बना रहे हो, 1 साल से ज्यादा लग रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के तो रूल्स लगा ही रहे हो। बट मान लो आप रो हाउस कर रहे हो, आपको याद है रो हाउस मतलब एक जैसे 50 बंगलों की कॉलोनी, बिल्कुल एक जैसे सिमिलर, तो वहां आप क्या बोल सकते हो कि कौन से रूल्स भी लगेंगे? बैच कॉस्टिंग। नहीं समझे? समझ गए पक्का? चलो, तो आज अपना ये यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आपके टैक्स वाले सर आ गए हैं, लॉ टैक्स वाले, मैं आपके अकाउंट्स और कॉस्ट की टीचर। तो इसमें कौन सी चीज है जो आपने नहीं लिखी डायग्राम में से? ये हो गया, ये डायग्राम लिख लो आप फिर, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। ये डायग्राम लिख लिया पूरा? हाँ, ये लिख लिया। और सर आ जाए पहले तो फोटो क्लिक कर लेना कम से कम, ताकि बाद में लिख पाओ। एक मिनट में क्लास एंड कर देती हूँ।